आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष रुक गया है, लेकिन संघर्ष की वजह ईरान ने क्या बताई? ईरान ने कहा कि भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी और सही वातावरण में बातचीत चल रही थी, अगले दौर की बातचीत होनी थी। लेकिन अचानक से इसराइल ईरान पर हमला कर देता है और कह देता है कि ईरान बस एक कदम दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और वो इसराइल पर मार देगा। इसलिए इसराइल ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए यह हमला किया है। यानी जो वजह बताई, वो घूम फिर के बताई कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है। अब अमेरिका ने भी ये कहा, दावा किया कि उसने न्यूक्लियर साइट्स पे जो ईरान की थी वहां बमबारी कर दी है। फिर ट्रंप ने कहा पीस पीस पीस, शांति शांति शांति, सब कुछ हो गया। अब पूरे विश्व में एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो तमाम विश्व में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, रिसाव ना हो जाए, इन सब तमाम चीजों की देखरेख करती है। उन देशों में जाते हैं, इनके प्रतिनिधि मिलते हैं, सारी बातें होती हैं। तो ईरान भी सिग्नेटरी था। शाही साहब ज्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको अब हम हमारे देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये जो आईएईए है, वो बायस्ड है इसराइल के प्रति। वो तमाम महत्वपूर्ण चीजें जो वो यहां आकर के ईरान में देखते हैं, वो इसराइल को बता देते हैं और फिर इसराइल उसका फायदा उठाता है। तो ये बायस संस्था है। अब इसके जो साइंटिस्ट, इसके जो अधिकारी हैं, उनके एंट्री ईरान में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। और ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है कि अब वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे आईएईए के साथ। शाही साहब, ये आईएईए, पहले ये तो समझाइए हमारे दर्शकों को कि इसका मुख्य काम क्या होता है, और ईरान किस बात को लेकर के नाराज हो गया कि ये जो आईएईए है वो बायस्ड होके काम कर रही है, तभी तो सस्पेंड किया। तो पहले तो आईएईए का काम बताइए और फिर ईरान ने फैसला लिया उसकी वजह। जी। जैसा नाम में ही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। यानी एटॉमिक एनर्जी जहां भी जनरेट हो रही है, यहाँ जहां पर भी, चाहे दुनिया में आपने रिएक्टर्स लगा रखे हैं, जहां एनरिचमेंट हो रही है, या जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, दोनों अलग चीज, रिएक्टर अलग चीज होता है, वो इनकी देखरेख में होता है। यानी इनके रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां पे चेक भी करते हैं। इनके कैमरे जो है वो लगे होते हैं, बहुत सारा कैमरा लगा होता है। आप ईरान के जो सारे न्यूक्लियर साइट हैं, इसमें कैमरे लगे होते हैं और आपको लाइव फीड आ रही होती है, ताकि आप चेक कर सकें कि वहां पे चल क्या रहा है। कि अगर ईरान ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 5% से नीचे का एनरिचमेंट कर रहा है, तो क्या वो ऐसा तो नहीं कि 90% का एनरिचमेंट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको उस कैमरे में नजर आती है। आइडिया प्राइमरली ये है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन रजीम है, नॉन प्रोलिफरेशन से मुराद ये हुआ कि जिनके पास एटॉमिक हथियार हैं, वो दूसरे देशों को या दूसरे पार्टी को एटॉमिक हथियार ना दे दें, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी हो ना दे दें। वो उस रेजिम को, यानी नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम को ये एनफोर्स करते हैं। और ये कैमरेज और इस तरह की चीज लगी होती है। या मान लीजिए कि इनके अपने इंटेलिजेंस होती है कि इनको पता चला कि छुप के कहीं कुछ होगा, तो वो फिर वहां पे एक्सेस सीख करते हैं और फिर वो उसकी तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम किया गया या नहीं किया गया, अटेम्प्ट किया गया या नहीं किया गया। तो अब इन पे कई सालों से ये आरोप लगते आए हैं कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए काम करते तो हैं, लेकिन ये इसराइल के आंख और कान हैं। यानी इनके कैमरे जो देखते हैं वो इसराइल को ये शेयर करते हैं, और इनके जो कान जो सुनते हैं वो इसराइल को ये पास ऑन करते हैं। ये आरोप कई सालों से लगता है, लेकिन अब उसकी थोड़ी बहुत तस्दीक भी हो गई है इस मामले से। ये जो हमला इसराइल ने किया था ईरान के ऊपर में, उससे कुछ 3-4 दिन पहले ही बहुत बड़ी अमाउंट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसराइल के, वो ईरानियन हैकर्स ने हैक किए। और जिसमें कुछ लेटर्स थे और तमाम चीजें थी, जिससे ये पता लगा कि आईएईए बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करता है इसराइल के साथ। यानी एक तरीके से उसके लिए स्पाइंग करता है, उसके लिए उसके आंख और कान। अच्छा, ये तो चीज हुई जो पीछे चल रही है। सामने सबको पता है इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। कभी आईएईए उसका इंस्पेक्शन नहीं करता, कभी उसको
सैंक्शंस की बात नहीं करता, कभी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सैंक्शंस की बात नहीं करते। और तो और ये अभी जो हमला हुआ ईरान के ऊपर में, उसके लिए भी जिम्मेदार आईएईए है, क्योंकि उसने जानबूझ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जबान ऐसी रखी कि उससे ऐसा लगा कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर। जब हमला होने लगा और इससे क्लियरली पूछा जर्नलिस्ट ने कि क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो मुकर गए, बोले नहीं ऐसा हमने तो कभी नहीं कहा। तो भाई आपने फिर कागज में आपने देखें, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर को वेपनाइज करना, यानी आप शब्द ऐसे लिखते हैं कि आप उसको वेपनाइज करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। दूसरा ये कि जिनेवा कन्वेंशन और रोम कन्वेंशन के हिसाब से न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर हमला करना जो है वो वॉर क्राइम है। इन्होंने भर्त्सना तक नहीं, कंसर्न वर्ड यूज किया, कंडेम नहीं किया। तो उससे यह पता चल गया कि भाई इसके साथ काम करने का और रहने का कोई ये नहीं है। एक चीज जो अंदर की बात है, जो वहां के लोगों से मुझे पिछले साल पता चली थी, वो ये थी कि ईरान कई सालों से उनको ये लग रहा था ईरान को कि ये आईएईए स्पाइंग करके इसराइल को नाम और ये मुहैया कराता है साइंटिस्ट की, जिन साइंटिस्ट का हत्या बाद में इसराइल जो है वो कर देता है। तो उन्होंने एक आप उसको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया इनके साथ। एक्सपेरिमेंट ये किया, हमारे दर्शक जो साइंस बैकग्राउंड से आते होंगे उनको पता होगा कि मेडिकल साइंस में जब कोई दवा जो है उसका जब ये किया जाता है, यानी आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक चीज होती है जिसको प्लेसेबो कहते हैं। प्लेसेबो मतलब फर्ज करें कि सौरभ शुक्ला और सौरभ शाही दोनों पे डायबिटीज की दवा का परीक्षण होना है, तो कोशिश ये होगी कि सौरभ शुक्ला के अंदर दवा के बदले सिर्फ पानी डाला जाएगा और मेरे अंदर दवा डाली जाएगी, और ये बात न मुझे पता होगी न सौरभ शुक्ला को पता होगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि दवा जिसपे पानी डाला गया उस पर क्या असर हुआ, जिसमें दवा डाला गया उसमें क्या असर हुआ। इसको प्लेसेबो इफेक्ट है। ईरान ने यही काम किया आईएईए के साथ, कि उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के आईएईए के इंस्पेक्शन के वक्त में कुछ ऐसे लोगों को बुलाए जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे, यानी प्लेसेबो थे, उनको बुलाया गया और फिर देखा गया कि उन पे हमला हो रहा है कि नहीं। 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर उन लोगों पे हमला हुआ है। यानी वो लोग सिर्फ आईएईए के सामने आए थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो थे नहीं, उनको तो जानबूझ के लाया गया था एज अ रेड हेड। और जब उन पे हमले की प्लानिंग जो है वो डिफाई की गई, तो ये क्लियर हो गया कि आईएईए से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट तो थे ही नहीं, इनको तो सिर्फ आईएईए को चकमा देने के लिए लाया गया था। इसका मतलब है कि द ओनली वे इजराइल वुड नो द नेम्स ऑफ दीज टू पीपल हु मैस्कुरेटेड एज न्यूक्लियर साइंटिस्ट इज इफ आईएईए जैसे। तो जब ये क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर ये एक इनको मौका चाहिए था, वो मौका अभी आईएईए ने फराहम कर दी। उसके बाद अब पार्लियामेंट जो वहाँ की मजलिस है, उन्होंने सर्वसम्मति से, एक आदमी जो है वो टर्न अप नहीं हुआ, एक एमपी, बट जितने एमपी टर्न अप हुए, बाकी जो उसमें से 100% के साथ इसको पारित जो है कर दिया गया। पारित होने के बाद उनके यहाँ एक सिस्टम होता है कि गार्डियन काउंसिल फिर उसको देखती है, गार्डियन काउंसिल उस पर मोहर लगाती है, गार्डियन काउंसिल ने उसको देखा और उस पर मोहर लगा दी है। अब ये कानून बन गया है, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया है, तो अब आईएईए के साथ कोई कोऑपरेशन यहाँ पे नहीं। शाही साहब, ये बताइए कि आपने डिटेल में समझाया, अब ये जो एंट्री बैन कर दी है इस ऑर्गेनाइजेशन की ईरान ने, इसका असर क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, वो भी एक अहम सवाल है। जी, तो देखिए आज हम लोग वही ब्रॉड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। हमारा ऊपर जो हेडलाइन है वो भी ये है कि ईरान की नई न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी क्या है। तो जो मुझे पिछले 4-5 दिनों से बात करके वहां समझ में आ रही है कि देखिए, मिलिट्री सोर्सेस तो ये कह रहे हैं कि फुर्दो में बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ है, और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो 400 किलो थी वो वहां से हटा दी, पहले ही हटा दी। अमेरिका की अपनी जो इंटेलिजेंस है वो ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ कह रही है, लेकिन मीडिया को लीक यही बात कह रही है कि डैमेज मतलब डैमेज हुआ है, इट हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। अब ईरान की जो स्ट्रेटेजी लग रही है, इनिशियल डेज में तो इनके लोगों ने कहा कि अगर ये खुश हैं तो खुश रहने दो, हमको क्या दिक्कत है, अगर इनको लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो गया है तो अच्छी बात है। अब मुझे लग रहा है कि इनकी ये नेशनल स्ट्रेटेजी बन गई है कि अगर अमेरिका को, अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो लेट्स एक्सेप्ट कि डिस्ट्रॉय कर, और पीछे हम अपना काम करते रहेंगे। उस स्ट्रेटजी के तहत जो
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सीबीएस को अभी इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि इट हैज बीन हेविली डैमेज। अब जनरल अब डिप्लोमेसी में एक हम लोग एक जुमला यूज करते हैं जिसको बोला जाता है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या होती है कि आप शब्द ऐसे बोलते हैं जिसको मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, कि कल से अगर आपको फिर पकड़ा जाए तो आप कहेंगे कि देखिए मैंने तो ये बोला। ट्रंप ने क्या वर्ड यूज किया? ऑब्लिटरेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वर्ड यूज किया सिवियरली डैमेज्ड। ठीक है, अब अगर कल से ये 6 महीने बाद ये लगता है इनको कि वहां पे इन्रिचमेंट हो भी रही थी, तो उनसे पूछा जाएगा भाई आपने तो कहा था, हमने कहा सिवियरली डैमेज, हमने ये तो नहीं कहा डिस्ट्रॉय। अच्छा, ट्रंप को अपनी इज्जत बच जाएगी क्योंकि वो कहेगा देखो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर खुद ही कह रहा है। इतना तो अकल नहीं है ना जनरल जनता को कि क्या कह रहा है और क्या ये है, इसके बीच में फर्क अमेरिका का खास है। तो अब ये स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ में आ रही है कि सारे जो वहां के ईरान के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अब पब्लिकली ये बोलेंगे कि सिवियरली डैमेज, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इस तरह की कुछ कुछ बातें करेंगे और पूरी की पूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डार्क होगा। डार्क से क्या मुराद है? तो एक बार 3 नंबर चलाई जाए प्लीज। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो हमने बात की कि पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां का है वो अब इस बात पे अग्री कर रहा है, यानी बोला द इरानियन पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइडेड टू परस्यू द नैरेटिव दैट फोर्डो हैज बिकम अनयूजेबल फॉर नाउ एंड दैट डैमेज असेसमेंट हैव नॉट बीन कंक्लूडेड। ठीक है, रीजन इज अननोन बट इट्स लाइकली टू कीप इरानियन न्यूक्लियर एक्टिविटी अ सीक्रेट। इवन इफ फोर्डो इज एक्टिव और बिकम्स एक्टिव, इट विल नॉट बिकम अ पब्लिक नॉलेज। क्यों? क्योंकि आईएए का कैमरा है नहीं, एक्सेस भी आपको खत्म हो गया, एंड क्या है जमीन के अंदर है। तो ओनली वे टू नो कि इट इज एक्टिव और नॉन एक्टिव इज बूट ऑन ग्राउंड। वो कैसे होता? आईएए करता। आपने क्या किया? आईएए का कैमरा जो है बंद करा दिया। अच्छा, ये इस स्ट्रैटेजी के तहत हो रही है। इनफैक्ट अगर आप इसके बाद वाला चलाएं हमारे स्क्रीन पे, 4 नंबर चलाएं प्लीज। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे दर्शक इनको बहुत सालों से जान रहे हैं, हम लोग बार बार इनका टूल यूज करते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट के, एलिजा मैग्नियर। वो अब ये टंग इन चीक है, ये कटाक्ष के जैसा ये इसको यूज कर रहे हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, Iran has stated that it will require a considerable amount of time to clear the damage inflicted upon the nuclear sites by tons of explosive dropped by United States. Therefore, there is no necessity for nuclear inspector to visit what President Donald Trump referred to as obliterated sites. अब आप कह ही रहे हैं obliterated और हम भी मान रहे obliterate हो गया, तो अब उसकी जरूरत क्या है आईएए की? अब तो मतलब मलबा है, मलबा साफ करने में हमको टाइम लगेगा, तब तक आपको आने की कोई जरूरत है। फिर उसके नीचे लिख रहे हैं ईरान नीड्स एटलीस्ट 6 months टू क्लियर द डैमेज कॉज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स वंडरफुल V2 पायलट्स एंड ब्यूटीफुल बॉम्ब। Therefore, I guess the inspectors could be allowed some time after the new year of 2020. अगर ईरान आज ये डिसाइड करता है कि हमें ये बॉम्ब बनाने हैं तो उसको 3 महीने लगेंगे फैसाइल मटेरियल को बॉम्ब बनाने में। तो अब ये स्ट्रेटजी यहाँ पे कही जा रही है कि भाई तुमने क्या ऑब्लिटरेट कर दिया, मैंने मान लिया ऑब्लिटरेट कर दिया, अब तो मलबा है, तो मलबा में क्या देखेगा आइए ये अपने घर बैठे, हम जो है मलबे को तब तक साफ करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे नजर आ रही है। इसी को अगर आप मतलब किसी यानी उसको सरमाइज कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं 6 नंबर चलाइए, उसमें किसी ने बहुत अच्छे से इसको सरमाइज किया है कि बॉम्ब अटैक से पहले और बॉम्ब अटैक के बाद टैक्टिकल चीजें क्या थी। अब उसने लिखा अंडर द ईरानियन डील, अगर ईरान के साथ डील हो गया होता अमेरिका का, तो स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन द लो इनरिच्ड यूरेनियम, जैसा मैंने कहा 5% से नीचे के यूरेनियम जो इनरिचमेंट है आपने उस पर कैप लगा दिया 3.74% पे, मतलब 5% उसको बोलते हैं ऐसे, पर बेसिकली 3.74। नो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, ईरान ने अग्री कर लिया था कि जो भी अभी तक हम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो हम दे देंगे किसी थर्ड कंट्री को, जनरली रशिया को। ये पिछले बार भी हुआ था JCPOA की डिस्कशन। एंड IAEA इंस्पेक्शंस 24/7 मॉनिटरिंग। अब क्या स्थिति है? टन्स ऑफ LEU, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना मन है उतना आप एनरिच करिए, आईएए को पता ही नहीं है। सेवरल वेपन्स वर्थ ऑफ HEU मिसिंग, जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम जो हमने शुरू में बात की 400 किलो का, वो अब मिसिंग है, कहाँ है किसी को पता नहीं है।
एंड ओवर एंड अबव नो IAEA ओवरसाइट, कैमरे वैमरे बंद कर दिए। ये जो स्ट्रेटेजिक जीनियस जो हम लोगों के दरमियान अमेरिका में जीत के आए हैं, ये इन्होंने अचीव किया अपने बॉम्बिंग। तो शाही साहब, अब ये तो तय हो गया जिस तरीके से ईरान पर ये हमला हुआ और ईरान को घेर लिया गया। अब ईरान के अंदर ये बात हो रही है, हम देख रहे थे, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया हो या वहां की जो आम जनता चर्चा कर रही है कि अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही बनाना है इस हमले के बाद। अगर ये प्रतिबद्धता अब आ गई है तो ये ईरान कैसे करेगा, जी और अगर करेगा तो उसे कितना वक्त लग सकता है? और जैसे आपने शुरुआत में कहा ही कि ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी के बारे में आप बताए कि अंडर द रेडार रखना चाहता है बहुत सारी चीजें, लेकिन अब इसराइल का मोसाद या अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, तो उनकी नजरों से भी बचाना होगा। तो कितना प्रतिबद्ध है अब ईरान की उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है? जी जी। जो हमने पिछली वीडियो जब किया था उसमें एक मैंने ये बात कही थी कि अब आपको ये साइकिल चलाना पड़ेगा। आपको हर बार कहीं पता चला कि यहाँ पर एनरिच यूरेनियम है, वहां अटैक करना पड़ेगा। मतलब यू अमेरिका विल हैव टू कीप अटैकिंग टाइम अगेन एंड अगेन। ठीक है, जिसका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज रहेगा। आप अटैक करेंगे, ईरान वापस से अटैक करेगा आपके ऊपर में। तो ये अब एक साइकिल चलता रहेगा। दूसरा ये है कि जैसा मैंने कहा, थियोरेटिकल काम पूरा हो चुका है। थियोरेटिकल काम ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हुआ है। कैस्केट्स लगाने होते हैं, वो कैस्केट्स चलते हैं। 90% एनरिच यूरेनियम जो है वो फिसाइल मटेरियल में तब्दील हो जाता है। वो उसकी क्या गति, उसके वो गतिविधि कैसे की जाती है? ईरान के पास एक हफ्ते में 1.5 कैस्केट एवरेज लगाने के उसकी कैपेसिटी अभी है। 400 किलो यूरेनियम को एनरिच करने के लिए 9 कैस्केट चाहिए, यानी 6 हफ्ते ईरान को चाहिए। 1.5 कैस्केट पर हफ्ते के हिसाब से 1.5 इंटू 6 9, यानी 6 हफ्ते, 1.5 महीने में ईरान इतने कैस्केट्स लगा लेगा, अगर वो छुपा के कहीं भी लगाना चाहता है, जहां पर कि वो एनरिच करके इसको बॉम्ब ग्रेड यानी इसको बॉम्ब मटेरियल में तब्दील कर दे। तो हर लिहाज से अगर मान लीजिए 15 दिन आप इसको मानते हैं और 15 दिन आप प्रोसेस को मानते हैं, तो 3 महीने आप बॉम्ब से अलग हैं, अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है। अब बात आपने जो कही कि मूड क्या है, तो जैसा हमने पहले भी कई बार ये बात किया है कि ये चीज रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ फतवा को लेकर, क्योंकि खुमैनी ने पहले फतवा दिया, फिर खामेनी ने उसको रिन्यू कर दिया, तो वो फतवा जो है अभी लागू। अब ईरान के अंदर इस चीज को लेकर काफी गुस्सा है। जो रिलीजियस ईरानी हैं वो तो चलो फॉलो करते हैं सुप्रीम लीडर के ऑफिस को, और उनको तो वो कुछ भी कहेंगे तो उसको वो मानेंगे, क्योंकि वो तो वो फॉलोअर वाली बात। लेकिन वो तबका ईरान का, और एक बहुत बड़ा तबका वो है जो इस्लामिक निज़ाम में जिसका एतबार नहीं है, जिसका एतमाद नहीं है, और जिसका एतबार अयतुल्लाह खामेनी पे भी। लेकिन जो हमने बात की कि रैली टू द फ्लैग, यानी वो ऐसी घड़ी में हुकूमत के निज़ाम के साथ आया क्योंकि ईरान पे हमला हो रहा है। ये जो तबका है उसको ये लगता है कि इफ एनीथिंग ये जो मुल्ला हैं ये लोग बेसिकली इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। उसका एतबार तो ऐसे भी नहीं है, वो तो आपको ऐसे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जरूर है जो आपको लीडर की तरह देख रहा है, लेकिन आपके इस एक्शन को वो मान रहा है कि दिस इज अ फूलिश एक्शन, मूर्खतापूर्ण बात थी। आपको बॉम्ब बनाना चाहिए था, ये काम करना ही नहीं चाहिए था। थ्रेशोल्ड पे बैठने का कोई मतलब नहीं था। या तो आप बॉम्ब बनाते या आप ये इन्रिचमेंट नहीं, दोनों के बीच में रहने का कोई ये नहीं था। ऐसे स्वर IRGC के अंदर भी उठ रहे हैं। हालांकि IRGC कहने के लिए तो रिवोल्यूशन का हिस्सा है, तो जाहिर है कि वो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ जो निज़ाम है, यानी जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसका एक्सटेंशन है। लेकिन उसके अंदर भी इस तरह की बातें हो रही है। अब दो चीज है कि अगर आप फतवे को देखें तो फतवा क्यों दिया गया? इस्लामिक लिहाज से दिया गया कि वेंटन किलिंग हमको नहीं करनी, यानी हम इस तरह का वेपन यूज करेंगे तो वेंटन निर्दोष लोग भी मरेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। ये इंटरप्रिटेशन, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फतवा दिया गया था। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई आपको बॉम्ब चलाने के लिए कौन बोल रहा है? आपको तो कह रहा है कि बॉम्ब बनाइए, डिफेंसिव वेपन है। भाई नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब थोड़ी ना चला दिया अमेरिका के ऊपर। just the fact that North Korea has two capabilities. One, that it has nuclear bomb,
and two, it has a delivery system which can successfully deliver that bomb to the mainland United States. Is enough for United States to not attack North Korea. तो बॉम्ब ऑफेंसिव वेपन तो यहां हुआ ही नहीं, यहां तो बॉम्ब हो गया डिफेंसिव वेपन। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन आप करते हैं फिर तो बॉम्ब ना बनाने का फतवा नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन अगर इस तरह का फतवा नल एंड वॉइड होता, यानी फतवा को काउंटर माइंड, दो तरीके से फतवा काउंटर माइंड होगा। कैसे होगा? एक तो खामेनी साहब अगर इफ ही पासेज ऑन, अगर वो गुजर गए, उनकी मौत हो गई, तो फतवा अपने आप काउंटर माइंड हो गया, क्योंकि तब तक जब तक नया फिर जो सुप्रीम लीडर है वो फतवा नहीं देगा तो पुराना फतवा रिन्यू नहीं होगा। फतवा इज टाइड टू द इंडिविजुअल। खोमैनी का फतवा रिन्यू नहीं हुआ, खामेनी साहब को दोबारा फतवा देना। ये समझ रहे हैं, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो एक तो ये है कि उनकी मौत हो जाए, काउंटर माइंड हो गया। दूसरा ये कि वो फतवा को काउंटर माइंड कर लें, यानी वापस लेके इस इंटरप्रिटेशन के तहत कि हम बॉम्ब बनाएंगे और वो डिफेंसिव वेपन होगा कि हम पे हमला ना हो, तो काउंटर माइंड होती है। तो ये प्रेशर वहां पे अब बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें इस निजाम के अगेंस्ट जो लोग हैं वो अगर निजाम के साथ आके खड़े हुए हैं तो उस एक्सपेक्टेशन से खड़े हुए हैं कि सोशल चेंजेस भी होंगी और इस तरह की चीज जिससे ईरान सुरक्षा में नहीं है या ईरान सुरक्षित वापस से हो, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये जो पब्लिक प्रेशर जो अब एग्जर्ट हो रहा है हर तरफ से, उसको डिनाई करना मुश्किल हो जाएगा निजाम, मुश्किल हो जाएगा निजाम के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से अब ईरान ने IAEA की एंट्री पर बैन कर दिया है और वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रखेगा और अंडर द रडार रखेगा। इंप्रेशन ये दे रहा है कि अमेरिका ने तो भाई बहुत नुकसान कर दिया है। अब जो अंत में शाही साहब ने बोली है कि क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और कितनी जल्दी बनाएगा, वो निर्भर करता है जो फतवा ऑलरेडी जारी किया हुआ है खामनेई साहब ने उसके ऊपर। क्या वो फतवा वापस लेंगे, नया फतवा आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, कि जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद ईरान के लोग भी जाहिर सी बात है काफी दबाव बनाएंगे, क्योंकि किम जोन उन की बात करते हैं तो किम जोन ने यही किया कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और आराम से वो बैठे हुए, उनके तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी की नहीं है, भले ही उनको कितना भी कोई दुश्मन अपना मानता रहे। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस विषय पर बात की और न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पे बात हुई, क्योंकि ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष, जो अटैक ही किया इसराइल ने, वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करके, न्यूक्लियर वेपन की बात करके ही ईरान पर किया था। अब देखते हैं कि ईरान अगले 6 महीने में कहां तक पहुंचता है, अगर आप बात करें उनकी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई है उसके तहत। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।